हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस जो वर्ड है, जो हमारे माइंड में भी हमेशा चलता रहता है कि कुछ तुम बहुत ही, क्लास में भी हम नॉर्मल सुनने को हमें मिलता है बच्चों को ज़्यादातर कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत ही कम इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए हम जो है इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे जो इंटेलिजेंस वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद इसको लेकर अलग अलग जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग जो चीज़ें हैं इसमें बताई हैं कि कितने टाइप की इंटेलिजेंस जो होती है वो एक पर्सन के अंदर होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम जो हमारा इंटेलिजेंस वर्ड है उसके बारे में बात करते हैं कि द वर्ड इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले हम थोड़ा इंटेलिजेंस जो मीनिंग है उसकी बात करते हैं कि द वर्ड इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इंटेलिजर या फिर इंटेलिजेंसिया विच मीन्स टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि समझने की क्षमता तो उसके अंदर पहले से ही होती है। हम उसे कोई भी चीज़ बताते हैं तो वो तुरंत के तुरंत उसको समझ जाता है। तो इंटेलिजेंस जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिजर से निकला है, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड यानी कि समझना। अगर जनरली हम लोग बात करें, साधारण शब्दों में इसकी बात करें तो आ पर्सन्स इंटेलिजेंस लेवल इज अंडरस्टूड बाय हिज एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब एक पर्सन की जो इंटेलिजेंस लेवल होता है ना, हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकता है। क्योंकि कई बार हमें कोई भी सॉल्व हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या होती है, उस समस्या को समझने की हमारे अंदर एबिलिटी नहीं होती है, जिस वजह से हम उस समस्या को सुलझा नहीं पाते हैं। जैसे लैंग्वेज की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ भी कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में। तो कोई टीचर कोई भी सवाल पूछता है तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाती, क्योंकि मैं टीचर की जो इंग्लिश में वो सवाल पूछ रहे हैं ना, तो मैं उस सवाल को समझ नहीं पाती। और जब वो हिंदी में ट्रांसलेट करके उस सवाल को पूछते हैं तो मैं तुरंत जवाब उसका बता देती हूँ। तो वैसे इंटेलिजेंस का भी एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगी तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या होती है? एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को समझना। पावर ऑफ रीजनिंग करना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, या मैथ में भी जो रीजनिंग आती है वो। एंड थिंकिंग, सोचना किसी चीज़ के बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव उसके बारे में सोचना। लर्निंग एबिलिटी, आप कितनी अच्छी तरीके से या कितनी जल्दी से उस समस्या को लर्न कर पा रहे हैं या उसको समझ पा रहे हैं या किसी और चीज़ को आप याद कर पा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन कितनी जल्दी ले रहे हो, अगर जल्दी ले रहे हो तो कितनी राइट आपने डिसीजन लिए हैं। तभी बोलते हैं ना, जल्दबाजी में जो डिसीजन है वो नहीं लेने चाहिए। मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो भी इंटेलिजेंस की ही हमारी होती है। However, इंटेलिजेंस इज़ मोर देन जस्ट दिस। ठीक है, मतलब फिर भी हम लोग कहें तो इंटेलिजेंस कुछ इससे भी ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर ये सारी जो सारी चीज़ें हैं किसी पर्सन के अंदर हैं तो वो इंटेलिजेंस होगा। इंटेलिजेंस की और भी कई सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। वेरियस स्कॉलर्स हैव डिफाइंड इंटेलिजेंस इन देयर ऑन वेज। ठीक है, अब हमने थोड़ी बात कर ली कि इंटेलिजेंस जो है उसका मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होती है। अब हम कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं। जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटेलिजेंस का मीनिंग बताना है और उसके बाद आपको डेफिनेशन ज़रूर बतानी है। और डेफिनेशन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जिसने भी वो डेफिनेशन दी है आपको वैसे ही वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद करनी पड़ती है। आप अपनी मर्जी से समझ के उसकी वर्डिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू स्टर्न। जो स्टर्न है उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल consciously to adjust his thinking to new requirements. It is general mental adaptability to new problems and conditions of life. उन्होंने कहा है कि जो, अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जो बुद्धिमत्ता होती है वो एक इंडिविजुअल की एक इस तरह की क्षमता होती है कि उसके अंदर कोई नई सिचुएशन आ जाती है या नई कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसके अंदर वो अपने आप को ढाल लेता है। टर्मन ने डेफिनेशन देते हुए कहा है कि एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन proportion as he is able to carry on abstract
थिंकिंग। अब जो टर्मन है वो कह रहा है कि इंटेलिजेंट जो पर्सन है वो होगा जो कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम कल्पना मात्र से ही समझ सकते हैं। छोटे बच्चे को अगर मैं घटा सिखा रही हूँ, मतलब कि उसको माइनस करना सिखा रही हूँ, तो मैं उसको 5 एप्पल जो है मुझे लेके जाने पड़ेंगे तभी वो अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन अगर 10th क्लास के बच्चों को आप बोलोगे कि 10 में से 5 को माइनस कर दो, तो वो तुरंत माइंड में ही सोच के उसको कर देगा। तो उन्होंने बोला कि जो पर्सन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोच सकता है, जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उनके बारे में बातचीत कर सकता है, सोच सकता है, तो वो इंटेलिजेंट होता है। दूसरा हमारा दे रखा है लास्ट में बैगनन ने कहा है कि इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस पर्सन वो होता है जो नई जो कंडीशन आ जाती है, नई सिचुएशन आ जाती है, जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, कुछ नया सीख पाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस की। इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये सब जो हमने डेफिनेशन करी है ना, उसका कुछ ना कुछ उठा के एक नॉर्मल जो मीनिंग हम बात करें इंटेलिजेंस का, तो ये हमारा इसमें बन जाता है। जिसमें आप इसमें पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर में क्या हुआ था, क्योंकि मैं जब से एक चीज़ कह रही हूँ कि जब इंटेलिजेंस पर्सन होता है उसके सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को बहुत जल्दी से ढाल लेता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन कोरोना जब हुआ था तो उसके टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत पैनिक हो गए थे। ठीक है, और ज़्यादातर जो लोग हैं पैनिक की वजह से ही मारे गए थे। ठीक है, मतलब ये नहीं करना वो करना, घबराहट उसके अंदर हो गई, फिर उनके अंदर थोड़ी सी चिंता ज़्यादा होने लगी। ठीक है, तो वो बीमार होने लगी और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि घबराए नहीं। उन्होंने बोला, उनको पता चल गया कि बीमारी है, चलो ठीक है बीमारी है और इससे बचने के उपाय भी हमारे पास, तो उन लोगों ने उपाय के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घबरा गए कि इसका तो इलाज ही नहीं है, ये पर्सन मर जाएगा, ये कर जाएगा, फालतू के टेंशन बहुत ज़्यादा लोगों ने ले ली। तो ये क्या है, इंटेलिजेंस ये चीज़ होती है कि जब नई सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम उसके साथ कैसे एडजस्ट खुद को कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब हमारी बुद्धिमत्ता को लेकर बहुत सारे ऐसे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग तरह से अपनी तरह से अपनी सोच समझ से इंटेलिजेंस को जो है वो एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले आता है सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी जो है उसको अल्फ्रेड बिनेट जो है उन्होंने दिया है, और उनके बारे में बात आती है कि अल्फ्रेड बिनेट डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था सबसे पहले, तो वो अल्फ्रेड बिनेट जो है उन्होंने इसको दिया था। ही वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, क्योंकि जब हम इंटेलिजेंस किसी की निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। ठीक है, तो जो MA यानी कि जो मेंटल एज है ये इन्होंने ही दिया था। अकॉर्डिंग टू हिज यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वी ऑल हैव कॉमन सेंस और जर्नल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस टू अप्लाई इन एवरी टास्क। इन्होंने कहा कि हम सभी के अंदर एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस होती है जिसका इस्तेमाल हम हर एक प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए, हर एक प्रकार की चीज़ को समझने के लिए यूज़ करते हैं। आगे बहुत सारे हैं जिन्होंने 2 दिए हैं फैक्टर, मल्टीपल दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमारे अंदर सिर्फ एक ही टाइप की बुद्धिमत्ता होती है जो हर चीज़ में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा हमारे अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आती है 2 फैक्टर थ्योरी। अब उसके बाद जो है इन्होंने, जो अभी हम अल्फ्रेड बिनेट की बात करके हटे हैं, इन्होंने जो है इसका क्रिटिसिज्म कर दिया। जो चार्ल्स स्पीयरमैन है इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी को दिया, और उन्होंने कहा कि जो अल्फ्रेड बिनेट ने जो हमारी यूनिफैक्टर थ्योरी दी है ना, उसमें उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे अंदर 2 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर वर्क इन स्टैटिक्स। ठीक है, as a pioneer of factor analysis and for Spearman's rank correlation and coefficients। ठीक है, मतलब जो स्पीयरमैन थे उन्होंने बोला कि हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो कोरिलेशन होता है उनके बीच में, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, 2 फैक्टर थ्योरी हमें दी है, तो उन्होंने क्या किया है कि कोएफिशिएंट और कोरिलेवेंट। ठीक है, मतलब 2 जो रिलेशन होता है इन थ्योरी के बीच में होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय गैल्टन एंड वुडेंट। ठीक है, मतलब अब इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी को दिया तो किससे प्रभावित हुए थे, ये गैल्टन से और वुडेंट जो हैं उनसे ये प्रभावित हुए थे, तब जाके उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो 2 फैक्टर थ्योरी में रिलेटेड होती है।
He said intelligence is made up of two factors, the general और G factor and the specific और S factor. क्योंकि सभी को पता है कि इसमें टू फैक्टर थ्योरी कौन कौन सी है इनकी, एक जी फैक्टर है, जी फैक्टर की फुल फॉर्म होती है जनरल फैक्टर, और दूसरी हमारी एस फैक्टर, एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर जो है इन्होंने बात करी है। जैसे हम यहाँ पे दो प्लेयर को देख सकते हैं, ठीक है, एक में हमारी सॉरी इनका नाम मुझे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न में है इनका नाम, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो पिक्चर में देख सकते हैं वो विराट कोहली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो विराट कोहली है वो क्या कर रहे हैं, वो फुटबॉल जो है वो खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सभी को पता है कि ये क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलना क्या होता है इनका, क्रिकेट क्या है, एक स्पेसिफिक फैक्टर है इनका। स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि क्रिकेट में बहुत ही महारत हासिल की हुई है इसने। इनका मेन जीवन का लक्ष्य क्या था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है, और ये बन भी गए हैं ना, हम सभी इनको जानते हैं, ठीक है, हमारी इंडियन टीम के वो हैं, ठीक है। ये तो ये क्या है, किसी एक चीज़ में पूरा निपुण हो जाना, ठीक है, तो ये क्या थे उनकी वो स्पेसिफिक फैक्टर था। लेकिन क्रिकेट खेलने के साथ साथ ये गा भी लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो हमारी जनरल फैक्टर में आ जाएंगी। लेकिन इनका स्पेसिफिक फैक्टर कौन सा था कि ये एक चीज़ में अच्छे हैं ज़्यादा, और वो है क्रिकेट में। बाकी क्रिकेट के अलावा भी ये बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि गाना भी गा लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, ड्राइंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जिनमें इन्होंने महारत हासिल नहीं करी है, ये सारी चीज़ें इनकी जनरल फैक्टर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब उसके बाद लुइस एल थर्स्टन आते हैं, जिन्होंने बोला है कि हमारे पास बहुत सारे समूह का फैक्टर होता है। उन्होंने बोला है ग्रुप फैक्टर थ्योरी कि जो इंटेलिजेंस होती है ना, उसके बहुत सारे ग्रुप होते हैं, या ग्रुप में हमारी इंटेलिजेंस जो है हमारे सामने आती है। इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जर्नल एबिलिटी, थर्स्टन थ्योरी फोकस्ड ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इन्होंने कहा, जैसे सबसे पहले हमने बात करी अल्फ्रेड बिने की, उन्होंने बोला कि हर एक आदमी के अंदर क्या होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है, हो गया। उसके बाद हमने बात करी यूनिफैक्टर थ्योरी, सॉरी टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला कि हम सभी के अंदर 2 प्रकार की बुद्धि होती है। अब उसके बाद हमारे आए हैं थर्स्टन, इन्होंने बोला हर एक व्यक्ति के अंदर ना 7 टाइप की, कितनी 7 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। थर्स्टन एक्सटेंडेड स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी इनटू मल्टी फैक्टर थ्योरी। जो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, उसकी बजाय उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होती है, मल्टी फैक्टर थ्योरी होती है, ठीक है, इंटेलिजेंस होती है। सर्टेन मेंटल ऑपरेशंस हैव इन अ कॉमन प्राइमरी फैक्टर, मतलब कि बोला, इसने बोला है कि हर एक अंदर जो व्यक्ति होता है उनके अंदर एक कॉमन प्राइमरी फैक्टर जो है होता है। अब प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, अभी मैंने बोला कि इन्होंने बोला ना अभी कि 7 इंटेलिजेंस जो हैं हमारे अंदर होती हैं, सॉरी हमारे अंदर 7 फैक्टर जो होती है हमारी इंटेलिजेंस के, वो होते हैं। इनकी लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो है वो बातचीत करने में माहिर होता है, ठीक है, क्योंकि बातचीत तो हम सभी करते हैं। दूसरा है रीजनिंग, रीजनिंग करना, किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव पॉइंट सोचना, उसके पॉजिटिव पॉइंट सोचना, या मैथ की रीजनिंग करना। फिर है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड का मतलब होता है कि हम किस तरह से किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल आप मैथ में कितने अच्छे हैं वो चीज़ आपकी होती है इसमें। वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी आप वर्ड्स का इस्तेमाल कितनी स्पीड से या कितनी अच्छी तरह से शब्दों का चयन करके आप बातचीत कर रहे हैं। एसोसिएटिव मेमोरी, आपके अंदर मेमोरी कितनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी के भी टाइप हो जाते हैं। और स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन है कि जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा है कोई, हमने तो उसको प्लॉट दे दिया, खाली जगह दे दी, तो वो अपने माइंड में पहले एक स्ट्रक्चर बनाता है उस जगह को देखकर कि कहाँ में मैंने वॉशरूम बनाने हैं, कितनी बिल्डिंग, कहाँ लिफ्ट लगानी है, कितनी मंजिल मुझे बिल्डिंग बनानी है। तो मतलब जगह को देखकर ही अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लेना कि इसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ बनेगी, उसको स्पेशल विजुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी।
His theory attempt to understand the human intelligence in terms of distinct components rather than a single ability. इन्होंने भी ज़्यादा ही जो इंटेलिजेंस है उसकी बात करी है। इन्होंने 3 चीज़ें दी हैं, PCA, यानी कि प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इन्होंने, हम बात करते हैं थोड़ा सा जूम करके, हम सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो उन्होंने बोला प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस स्ट्रीट स्मार्ट्स एंड कॉमन सेंस होती है। क्रिएटिव, क्रिएटिव क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई इनोवेट करना, किसी चीज़ को इमेजिन करना। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम को समझना, कि जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर, और इसको जो हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी होती है ना, इसको हम मल्टी फैक्टर भी बोलते हैं और एनार्किक थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से भी सीटेट में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। थॉर्नडाइक बिलीव्ड दैट देयर वाज नथिंग लाइक जनरल एबिलिटी। थॉर्नडाइक ने कहा कि यहाँ पर जनरल एबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता है, यानी कि जो जनरल फैक्टर होता है ना वो कुछ भी नहीं होता है। ईच मेंटल एबिलिटी रिक्वायर एन ठीक है, अग्रेगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़। कॉमन एबिलिटीज़ आर फाउंड इन स्पेसिफिक एबिलिटीज़। मतलब उन्होंने बोला कि जो कॉमन एबिलिटीज़ होती है वो हर किसी में हमें देखने को मिल जाती है। He assumed that intelligence involved 3 mutual independent ability. अब इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस है ना वो 3 अलग अलग जो इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ हैं उसमें ये बढ़ जाती है। सबसे पहले है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू वर्बल एंड सिम्बॉलिक इंटेलिजेंस। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में होता है कि हम किस तरह से वर्बली यानी कि बोल पाते हैं और सिंबॉलिक थिंकिंग कर पाते हैं, यानी कि इमेजिन के थ्रू किसी भी चीज़ के बारे में कैसे हम सोच पा रहे हैं। फिर है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट। किस तरह से आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे खिलाड़ी जो होते हैं या जो डांसर होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। डांसर की स्पेशली आप बात करोगे तो पूरी बॉडी को ऐसे, और स्पेशली जो योगा करने वाले लोग होते हैं वो तो डांसर से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि वो बॉडी को पता नहीं किस तरह से घुमा फिरा के योगा करते हैं। ठीक है, तो मतलब उन्हें अपनी बॉडी के बारे में पता होता है कि मैंने बॉडी को कहाँ कंट्रोल करना है, किस तरह से इसको यूज़ करना है। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है कॉन्क्रीट चीज़ों से ही सीखता है। कॉन्क्रीट चीज़ें वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। सोशल इंटेलिजेंस सिंपल सी बात है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म इन सोशल रिलेशन। सिंपल सी बात है, सोशल इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें हम समाज के लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, उनसे घुल मिल पाते हैं, कोई भी सोशल रिलेशन है वो हम बना पाते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हॉवर्ड गार्डनर। एक कोट दिया हुआ है कि इट इज़ नॉट हाउ स्मार्ट यू आर दैट मैटर बट रियली काउंट्स इन हाउ यू आर स्मार्ट। इन्होंने बोला है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, ये मैटर करता है कि आप कैसे स्मार्ट हैं। ठीक है, कितने से कोई मतलब नहीं है, आप कैसे स्मार्ट हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है, इसको मैंने हिंदी मीडियम में PDF बना के पूरी की पूरी इंटेलिजेंस जितनी भी उन्होंने दी थी ना बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ, पिक्चर के साथ में, और क्रिटिसिज्म भी किया है और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी मैंने उस वीडियो में बनाया हुआ है। तो अगर किसी को वो मल्टीपल इंटेलिजेंस हिंदी मीडियम में लिखा हुआ समझना है, वैसे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल चलती है हमेशा में, ठीक है, तो अगर किसी को बहुत ब्रीफली समझना है तो वीडियो को सर्च आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। यहाँ मैं थोड़ा ही आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसको हॉवर्ड गार्डनर जो है उन्होंने दिया था, और इन्होंने ये कहा था कि हमारे अंदर जो है वो मेरे ख्याल से 8 या 9 इंटेलिजेंस हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर होती हैं, जो हर एक जो सिचुएशन होती है या जो हर एक चीज़ होती है ना उसके अलग अलग, उसके लिए अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस जो है हमारे पास होती है। ठीक है, तो मैं उसको उस वीडियो में आप देखोगे तो बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ हमारे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पूरी 8 जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि 8 और 9 मैंने इसलिए बोला था क्योंकि पहले क्या था 9 इंटेलिजेंस हमारी इसमें शामिल की गई थी, बाद में से एक हटा दी थी, इसलिए अब टोटल जो है 8 इंटेलिजेंस हमारे सामने रह गई हैं। पहली है विजुअल स्पेशल, यानी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको बिल्डिंग वाला, कि जगह को देखकर ही स्ट्रक्चर बना देना माइंड में। लिंग्विस्टिक वर्बल,
लिंग्विस्टिक जो टीचर होते हैं वो लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। स्पेशली आपके जो दुकानदार कपड़े आप खरीदने जाते हैं, वो सड़ा गला कपड़ा भी आपके ऊपर, चाहे आप उसमें कितने गंदे क्यों ना लग रहे हो, वो आपको महारानी बना के छोड़ेंगे कि नहीं आप बहुत सुंदर लग रही हैं, एकदम क्यों लग रही हैं, ये लग रही वो लग रही, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा को बहुत अच्छे से वो समझ पाते हैं। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल क्या होता है कि आप दूसरे की बात को किस तरह से समझ पा रहे हैं, दूसरे की भावनाओं को आप कैसे समझ पा रहे हैं। जैसे कि आपको कई बार मेंटली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप किसी जो साइकेट्रिक्स बोलते हैं मेरे ख्याल से, उसके पास जाते हैं, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो आपको समझ पाता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, ये इसका मन हमेशा डिस्टर्ब क्यों रहता है। हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं ना, ठीक है, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वो होता है जिसमें आप खुद को समझ पाएँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ। क्योंकि कई बार हम गुस्सा भी होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, और ज़्यादातर मैं एक लड़की हूँ तो मेरे साथ भी हमेशा ये होता है कि मुझे ना गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कोई पूछता है कि गुस्सा आ क्यों रहा है, तो मेरे पास इसका जवाब ही नहीं होता। मैं बोलती हूँ मुझे पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो अपने आप को समझना कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं, ये चीज़ क्या होती है, ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। और आजकल के टाइम की बात करूँ तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को कभी समझने की कोशिश नहीं करते। हमारी सबसे पहली चीज़ यही आती है कि हम खुद को समझें कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, मैं कब क्यों खुश हूँ, मैं कब क्यों रो रही हूँ, क्या मुझे फालतू की चीज़ें जो रीज़न है उस पर नहीं रोना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब आप मैथ्स के जो सम्स हैं या मैथ्स से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आप उसको कैसे कर पा रहे हैं। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जो सिंगर होते हैं उनके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनको कोई आप सुरताल बता दो, वो एकदम से उसी तरह से गाना शुरू कर देंगे, वो समझ चुके होते हैं कहाँ सारेगामापा या राग भैरवी वगैरह लगते हैं, तो उन्हें सब पता होता है। बॉडी काइनेस्थेटिक में अभी एग्जांपल दे के हटी हूँ कि जो डांसर होते हैं, जो योगा करने वाले होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, अपनी बॉडी को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। नेचुरलिस्टिक वो होते हैं जो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने घर में बहुत सारे गमले लगाए होंगे, या उनको खेती बाड़ी करना बहुत पसंद होगा, उनको हरियाली वाली जगह पे रहना, वहाँ पे पढ़ना, वहाँ पे घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो नेचुरलिस्टिक होते हैं, जिनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। उसके बाद है SOI, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। जो हमारा SOI की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, इसको दिया है गिलफर्ड ने, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ही गेव डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये सीटेट का फेवरेट वर्ड्स हैं ये दोनों, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कन्वर्जेंट होता क्या है। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होती है जिसमें आप बहुत ही सीमित सोच पाते हैं। आपको अगर मैं सेब के बारे में बोलूँ तो सेब को आप देखकर यही कहोगे कि जी इसका आकार ऐसा है और ये इस कलर का है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा क्या कहेगा कि सेब जो है ना, ये अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग इसकी मिठास होती है। हरा वाला जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, जो लाल वाला होता है वो बहुत ही मीठा होता है, कोई बहुत ही रवीला होता है, ठीक है। तो मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, आप एक चीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ें बताना, ठीक है। मतलब आपकी सोच जो है वो कहीं बंधी हुई नहीं है कि आप उस सेब के बारे में सिर्फ एक ही बात नहीं बताओगे, आप उस सेब से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बता दोगे। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होती है जिसमें आप एक चीज़ की बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। और कन्वर्जेंट क्या होती है, कहीं ना कहीं बंधी हुई सोच होती है, आप एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हो, ठीक है। ही प्रपोज्ड दैट 3 डायमेंशंस वर नेसेसरी फॉर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर आर ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सही चीज़ है। और अगर किसी को ये टॉपिक चाहिए तो मैंने भी पेपर दिया था अपना, मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, तो वो क्वेश्चन पेपर मेरा लिखा हुआ है मेरे पास। अगर कोई कमेंट करके बोलता है कि मैं क्वेश्चन में जो मैंने जिस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था वो मैं फ़ोटो क्लिक करके वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसमें तो मैं सिर्फ बता ही सकती हूँ, उसमें मैंने किस तरह से स्ट्रक्चर बना के एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था, वो मैं अगर चाहोगे तो मैं बना दूँगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इंटेलिजेंस के बारे में, उसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले है इनेट। इंटेलिजेंस इज़ एन इनेट नेचुरल पावर एंड नॉट एक्वायर्ड। जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो हमारी क्या होती है, हमारी एक इनेट एबिलिटी होती है, हमारे अंदर से वो चीज़ आती है, ठीक है। नेचुरल पावर होती है हमारे अंदर जब अगर हम इंटेलिजेंट होते हैं, और नॉट एक्वायर्ड। जो इंटेलिजेंस होती है ना, हम उसको एक्वायर नहीं करते
कि हाँ मुझे बस, तो पूरी तरह से भी ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा बहुत ही किसी भी चीज़ को समझने में बहुत ही लापरवाह है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको प्रैक्टिस है उसके थ्रू समझा सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि हम गूगल बॉय गूगल गर्ल की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो नेचुरल उनके अंदर पावर है, इंटेलिजेंस है कि वो छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ों को आराम से याद कर पाते हैं, बता पाते हैं। लेकिन अगर मैं तारे ज़मीन की बात करूँ तो उसमें वो बच्चा शुरुआत में इंटेलिजेंस इतना नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। लेकिन आमिर खान एज अ टीचर वहाँ पे आते हैं और बच्चे को बहुत ही सिखाते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, अच्छा उनके साथ बिहेव करते हैं, तो वो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके अंदर अपने खुद को लेकर भी समझ आने लग जाती है, क्योंकि पहले तो वो खुद से नफरत करने लग जाता है, क्योंकि उसके पापा और घर वाले इतना अच्छे से सपोर्ट ही नहीं करते उसकी एबिलिटी को, उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेरीज। पावर ऑफ इंटेलिजेंस डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होता तो फिर क्या बात होती। लेकिन वेरीज का मतलब है कि जो इंटेलिजेंस की जो पावर है ना, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और कोई कम इंटेलिजेंट होता है, ये क्लास में भी आप देखते होंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से कभी बच्चे को नहीं बोलना कि तू ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तू कम इंटेलिजेंट है, तू पागल है, तेरे को कुछ नहीं आता। इस तरह के वर्ड आपने बच्चे के लिए कभी भी यूज़ नहीं करने हैं, चाहे आप टीचर ट्रेनिंग पे जा रहे हो, टीचर बन गए हों, ठीक है। हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर आप इंटेलिजेंस हैं तो आप क्या है, किसी भी तरह की आपको समस्या दे दी जाएगी तो आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। अभी हम अभिमन्यु का एग्जाम्पल लूँ तो बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंस था वो, ठीक है, जिसमें उसने चक्रव्यूह जो है उसको तोड़ा था, क्योंकि उसने माँ के पेट में वो चीज़ सीख ली थी। वो इंटेलिजेंट था तभी तो वरना सो के वो अपना वहीं पे बेड़ा गर्क कर लेता। लेकिन अभिमन्यु ने क्या किया, वो पेट में भी बहुत ही सजग था, उसके अंदर क्यूरोसिटी थी सीखने की, और जब उसको एक्सप्लेन किया जा रहा था तो उसने पेट के अंदर ही वो चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता जो है वो पा लिया था। तो अगर हम इंटेलिजेंट होते हैं तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को दे दी जाए तो हम उसका सोल्यूशन कर पाते हैं। हेल्पफुल इन लर्निंग एंड एडजस्टमेंट। ऑफ कोर्स जब हम इंटेलिजेंट होते हैं ना तो हमारे अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीज़ें जानने की, नई नई चीज़ें इन्वेंशन करने की। तो हम बहुत जल्दी से कोई भी चीज़ सीख पाते हैं, और कोई नई सिचुएशन आती है, कोई भी नया माहौल आता है तो खुद को हम बहुत जल्दी से ढाल लेते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई जगह पे जाके पूरी तरह से सहम जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाँ एकदम से ऐसे मिलते हैं जैसे लंगोटिया यार हुई है, बहुत पुराने हमारे दोस्त हों, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस की वजह से ही होता है। पांचवा पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। इन जो इंटेलिजेंस होती है ना वो हमारी हेरिडिटी पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे घर पेरेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भी वो चीज़ हेरिडिटी के थ्रू चली जाती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, ये जो है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें लिखा है इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इफेक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी तारे ज़मीन फिल्म का एग्जांपल दिया, वो इसमें बिल्कुल सेट बैठता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो उसको हम ट्रेनिंग दे तो वो और अच्छे से कर पाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर होता है वो भी इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स, जो हमारा सेक्स होता है कि मैं लड़की हूँ और मैं लड़का हूँ, तो ये हमारी इंटेलिजेंस में कभी बाधा नहीं बनता है। ये नहीं होगा कि ये लड़का है तो ये बहुत इंटेलिजेंट होगा, या जो ये लड़की है तो ये बहुत इंटेलिजेंट होगी, लड़का इंटेलिजेंट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ नहीं होता है। इंटेलिजेंट तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए गूगल बॉय गूगल गर्ल सर्च करना कभी उनके बारे में, लड़का लड़की दोनों के अंदर इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एवरेज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टेस्ट हैव प्रूव्ड दैट जनरल चिल्ड्रन आर ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, एवरेज ही होते हैं, तो उनको भी हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, ठीक है। मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था इंटेलिजेंस का, MA/CA × 100। ये IQ का फार्मूला है। अगर किसी का हमें IQ निकालना है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा IQ लेवल है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट एंड क्या लिखा है, थियोडोर साइमन इन 1904, क्योंकि अल्फ्रेड बिनेट जिन्होंने हमारी यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी तो उन्होंने ही, मैं आपको पहले वहीं पे बता दिया था मैंने कि जो हमारा इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो इन्होंने ही बनाया था 1904 में। मेंटल एज गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट, जो MA है
जब हमने पूरा फॉर्मूला देखा ना, तो उसमें जो MA है, MA की फुल फॉर्म होती है मेंटल एज, जिसको दिया है अल्फ्रेड बिनेट ने। लुइस टर्मन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिवाइज्ड द बिनेट साइमन स्केल इन 1916, बी रिवाइज्ड स्केल कॉल्ड द स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। मतलब जो 1904 में उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, तो उसको उन्होंने रिवाइज़ किया 1916 में, और फिर इस चीज़ का जो नाम है वो स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस रख दिया गया। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसे कहा जाता है? हाँ, अल्फ्रेड बिने को, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाया था। IQ कॉन्सेप्ट गिवन किसने दिया था? IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये विलियम स्टर ने दिया था। और IQ कॉन्सेप्ट रिवाइज किसने किया था? तो ये लुइस टर्मन ने, जो ऊपर लिखा हुआ है, उन्होंने इसको रिवाइज किया था। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आपकी IQ का टेबल, जो कि टर्मन के द्वारा IQ का टेबल दिया गया था। हर एक चीज़ का अलग अलग है ये, ठीक है, एक ही ने नहीं सब कुछ दिया हुआ है। IQ का टेबल कोई पूछे तो टर्मन ने दिया है। ठीक है, एक तरफ है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, दूसरा है इंटेलिजेंस क्वांटिनेंट। तो यानी इसमें दिखाया हुआ है, सबसे पहले नीचे 10th नंबर पे लिखा इडियट, यानी कि जिसका IQ जो होता है वो 0 से 24 होता है, वो इडियट होता है। फिर 25 से 49 होता है तो इम्बेलिसिल हो जाता है। और इस तरह से आप टेबल को याद भी कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, मैं इसको हर एक वर्डिंग को नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं फॉर्मली आपको बता दूंगी। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हमारा जो हम कितने इंटेलिजेंट होंगे या नहीं होंगे ये हमारी हेरिडिटी से, यानी अगर हमारे माता पिता बिल्कुल स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा मैथ में हैं या किसी चीज़ में ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो बच्चा भी उस चीज़ में निकल सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम फिल्म एक्टर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे वैसे तो आजकल के टाइम के एक्टर की एक्टिंग ही बहुत ही वाहियात होती है, मुझे तो ऐसा लगा है। ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे फिल्म एक्टर हैं जिनके बच्चे भी बहुत अच्छे एक्टर बने हैं, तो उनके अंदर क्या है, वो उनके पापा से भी एक्टिंग की जो क्वालिटी है वो आई हुई है। सिंगर की बात करें तो जिनके फादर या मदर बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, तो उनके बच्चे भी बहुत अच्छे सिंगर बन जाते हैं। तो एक जो सिंगिंग की जो एबिलिटी होती है वो पेरेंट्स से हेरिडिटी के थ्रू बच्चों में पहुंच जाती है। दूसरा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, हम जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं या दूसरों से बातचीत करते हैं, तो हमारे अंदर भी उस टाइप की इंटेलिजेंस अपने आप आ जाती है। ठीक है, उसके बाद एज की बात करें तो जो एज होती है वो इंटेलिजेंस को हमारा ज़्यादा भी प्रभावित करती है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगी, पर कहीं ना कहीं करती है। क्योंकि एक 10 साल के बच्चे की इंटेलिजेंस को देखूँ और मैं कहीं 50 साल के एक व्यक्ति के इंटेलिजेंस को देखूँ तो फ़र्क होएगा, क्योंकि वो जो 50 साल का है उसने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, लेकिन 10 साल का बच्चा तो अभी उसने एक्सपीरियंस करना शुरू भी नहीं किया है। तो एज जो होती है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। छोटे बच्चे और बड़े जो लोग हैं उनके बीच कंपैरिजन करें तो जो एज है इफ़ेक्ट करती है। कल्चर तो करता ही है, क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं उस तरह की ही हमारे अंदर इंटेलिजेंस किसी भी चीज़ को लेकर आ जाएगी। हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, अगर हमारी हेल्थ, हमारा शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हम ख़राब रह रहा है, हम हमेशा बीमार ही पड़े रहते हैं, तो बच्चा ना तो स्कूल जा पाता है, ना ही सोशली किसी से मिल पाता है, तो बहुत सारी चीज़ों से वंचित वो रह जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट, किसी की हाइट नहीं बढ़ी है, कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका है, किसी का फेशियल प्रॉब्लम हो चुकी है या कोई चल ही नहीं पाता है, तो वो भी हमारी इंटेलिजेंस को बहुत ही प्रभावित करता है। सेक्स की बात करें तो ये नहीं करता है, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इंटेलिजेंस इस चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं करती है कि ये लड़का है तो मैं इसको ज़्यादा होने वाली हूँ और ये लड़की है तो लड़का है तो इसको कम, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी सामाजिक आर्थिक जो एक कंडीशन होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करी जाती है। क्योंकि अगर एक अमीर घराने का बच्चा देखूं तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकता है, इसकी वजह यह है कि उसको प्रैक्टिस का माहौल मिला है। अमीर है तो उसको मान लो मैथ नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, उसको उसके लिए ट्यूशन लगवा देंगे, ठीक है, अच्छे स्कूल में भेजेंगे, मैथ उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। एक गरीब बच्चा जो है उसको मैथ नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं उसको ना ही रह जाएगा, क्योंकि उसे सिखाने के लिए ना ही तो कोई ट्यूशन मिला, ना स्कूल में उसको सब अच्छे से समझ पाया। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो सामाजिक और आर्थिक माहौल होता है वो भी इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट, ठीक है, अब बहुत सारे टूल्स आप कर सकते हैं जिनका यूज़ करके आप इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकते हैं। पैटर्न ड्राइंग टेस्टिंग आप करवा सकते हैं। ठीक है, इमीडिएट जो मेमोरी टेस्ट होता है, हमने अभी कुछ पूछा और एकदम से सवाल हमने कर लिया तो बच्चे को वो कितना समझ में आया, क्या वो जवाब दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, आप वो चीज़ कर सकते हैं। पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट,
ठीक है। पिक्चर जो है उनको बनाना, अलग अलग पीसीज में बांट देना पिक्चर को, और फिर बच्चों को बोलना इस पिक्चर को पूरा जोड़ के एक चित्र बनेगा वो बना लो। ठीक है, तो वो बच्चा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बाकी ये कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि इंटेलिजेंस में फॉर्मली बता देती हूँ कि हम अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस है। किसी ने यूनिफैक्टर बोला, किसी ने टू फैक्टर बोला, किसी ने मल्टीपल बोला, किसी ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी। ठीक है, IQ का, MQ का फॉर्मूला भी दिया। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करते ही चले गए हैं, लेकिन फिर भी हर एक का कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र में इम्पोर्टेंस जो है हमें देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, बाकी कंक्लूजन वही जो चीज़ें मैंने बोली हैं वही इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको अलग अलग थ्योरी अलग अलग बहुत ही अच्छे से समझनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच।